हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 300 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 301 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, वन नेशन वन कार्ड योजना से आप क्या समझते हैं? इससे होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। आपने लिखा है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड एक तकनीक संचालित प्रणाली है जो मजदूरों, दैनिक ग्रामीणों, शहरी गरीबों, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अस्थायी श्रमिकों, घरेलू कामगारों आदि को अपने दैनिक खाद्यान्न का कोटा देश में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ से सक्षम दुकानों से उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकता है। इससे होने वाले लाभ हैं, देश में फर्जी राशन कार्ड एवं भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से राशन लेने में परेशानी नहीं आएगी। प्रवासी मजदूरों को पूरी खाद्य सुरक्षा मिलेगी। संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होगा। पलायनवादी मजदूरों का खाद्यान्न खरीद का खर्चा कम हो जाएगा। परंतु इस योजना को लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं। जनसंख्या अधिकता है, गरीब परिवारों से संबंधित आंकड़ों का अभाव, तकनीक पर आधारित होना भी एक समस्या है, राष्ट्रव्यापी योजना होने के कारण संचालन की समस्या। अतः इस प्रकार की योजना के कार्यान्वयन के शुरुआती दौर में समस्या आती है, परंतु आवश्यकता है कि इसे लागू करने में सहायक कारकों की जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल ऑडिटिंग की व्यवस्था, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसके द्वारा हम अपने कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर आपने बड़ा टुकड़े में लिख दिया है, मतलब पॉइंट तो डाले हैं लेकिन इसको भाषा शैली में गढ़िए, मतलब भाषा के प्रवाह में इसको लाइए। ऐसे क्या हो रहा है ना, ये उत्तर बिल्कुल एक सिंपल बन गया साधारण तौर पे। इसको थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई करिए। कैसे आप करेंगे? आप इसमें सामान्य परिभाषा बता दें। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अगर यूपीएससी ने आपको लिखकर वन नेशन वन कार्ड दिया है ना, तो आप इसे वन नेशन वन कार्ड ही लिखिएगा, क्योंकि जब आप एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लिख देंगी और एग्जामिनर ने क्वेश्चन वही पढ़ा है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। और ये काफ़ी ख़राब आदतें होती हैं एग्जामिनर की नज़र में कि आपने उस मीनिंग को हिंदी में क्यों लिख दिया। मतलब अगर उसने वन नेशन वन कार्ड बोला है, भाई मोदी जी भी तो चाहते एक राष्ट्र एक राशन कार्ड बोलते, लेकिन वन नेशन वन कार्ड को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही जैसा क्यों लिखा गया? इसीलिए ना, क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है। तो वही आप भी काम किया करिए, मतलब उसको कोड मत इनकोड मत किया करिए। जो जैसा प्रश्न है वैसा ही उसको रहने दीजिए, नहीं तो इससे क्या होती है, पूरी की पूरी भाषा शैली ही बदल जाती है। ठीक है, अब आपको इसको लिखना कैसे था, आप ही के शब्दों में बता दे रहे हैं कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि वन नेशन वन कार्ड योजना एक तकनीक संचालित प्रणाली है जो न केवल मजदूरों, दैनिक ग्रामीणों, यहाँ पे ये गड़बड़ी भी है। वन नेशन वन कार्ड योजना एक तकनीक संचालित प्रणाली है जो न केवल मजदूरों, दैनिक ग्रामीण, शहरी गरीबों, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों तथा घरेलू कामगारों आदि को दैनिक खाद्यान्न का कोटा देश से कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से, यहाँ सेल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से प्राप्त कराने में मदद कराता है। हालांकि इस योजना से होने वाले काफ़ी सारे लाभ देखने को मिलते हैं। नंबर 1, ये देश में फर्जी राशन कार्ड और भ्रष्टाचार की व्यवस्था को रोकने का प्रयत्न करेगा। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से राशन में होने वाली परेशानी से भी निजात दिलाएगा। ये न केवल प्रवासी मजदूरों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनकी खाद्यान्न खरीद के खर्च को भी कम करेगा। इसके अलावा इस संवैधानिक लक्ष्यों में प्राप्त हर व्यक्ति को खाने की व्यवस्था के संदर्भ में राज्य के उत्तरदायित्व को भी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, किंतु स्मरणीय हो कि उपयुक्त योजना को लागू करने में कई सारी चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि जनसंख्या अधिक होने के कारण भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करा पाना हर एक व्यक्ति के लिए उतना संभव नहीं हो सकता। नंबर 2, गरीब परिवारों से संबंधित जो वास्तविक आंकड़े हैं उनका अभाव है। नंबर 3,
तकनीक पर आधारित हो पाने के कारण इसे संचालन करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। नंबर 4, ये राष्ट्रव्यापी योजना होने के साथ साथ इसके हर एक क्षेत्र में उसी अनुपात में लागू होने की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये मेरे वर्ड देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकती है। हो सकती है जब हम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका समाधान निकाला जा सकता है। और अगर आपने ये बोल दिया कि ये समस्या है, तो आपने क्या किया ना, सीधे काउंटर कर दिया कि ये समस्या है, आप इसको मत इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे सिंपल सी बात है कि आप लोग जब हमसे पूछते हो कि सर मेरा मैं आईएएस बन जाऊंगी, तो मैं क्या कहता हूँ, हो सकता है आप आईएएस बन जाएं अगर आप मेहनत करेंगी तो, है ना। तो ये हो सकती है, क्योंकि हो सकती में चांस होते हैं। अब आपने इतना बता दिया, तो अब आप बताइए कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि जनसंख्या की अधिकता व गरीब परिवारों से संबंधित आंकड़ों की समस्या का अगर हम समाधान कर लें और तकनीक से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को आपस में मर्ज कर दें, तो इससे न केवल डिजिटल इंडिया के मिशन को हम साकार कर पाएंगे, बल्कि हर एक व्यक्ति को भोजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करा पाएंगे, जो कि नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2013 के अंतर्गत हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने से प्रेरित है। तथा हम पेरिस क्लाइमेट समिट में लिए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत भूखमरी की समस्या को भी दूर करने का प्रयत्न कर सकेंगे, जो कि वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य के लिए काफ़ी अच्छी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अतः सरकार को इसके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल ऑडिटिंग की व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इस वन नेशन वन कार्ड योजना को काफ़ी अच्छे से सुगमतापूर्वक संचालित करके प्रशासन के जन उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। आप इसको ऐसे भी लिखिए। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग काम एक और किया करिए, बेहतरीन तरीका जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हम सब ज्ञानी होते हैं, कई बार आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसको करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग एक काम किया करिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन भेजा, आपने क्वेश्चन कॉपी में लिख लिया। अब लिखने के बाद ना इसको छोड़ दो वहीं पे, आंसर क्वेश्चन को आंसर मत लिखो, आंसर के फ्रेम को बस पढ़ लो जो मैंने आपको भेजा, और पढ़ने के बाद अपने अन्य काम करने लगो, गृह कार्य वगैरह जो लोग करते हैं करने लगो, अपने घर के काम। लेकिन उस समय इसका चिंतन करो कि आखिरकार वन नेशन वन कार्ड योजना का ये प्रश्न है, ये इतना प्रश्न है, इसको ऐसे बता देते हैं, ये ऐसे प्रश्न है, इसमें ऐसे पॉइंट डाल देंगे, ये ऐसे प्रश्न है, इसमें ऐसे डाल देंगे। इस पर चिंतन करो, और लगभग 5 से 6 घंटे चिंतन करने के बाद नहा लो, पूजा पाठ कर लो, ठीक है, वॉशरूम हो आओ। उसके बाद जब आप आंसर लिखेंगे ना या लिखेंगे, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन होगा। होता क्या है कि हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन आया, मास्टर ने फ्रेम भेजा, तुरंत फटाक से लिख डाला, तो थिंकिंग नहीं आ पाती, उस क्वेश्चन के डायमेंशन नहीं क्लियर हो पाते। और आप देखना, जब आप ऐसा करने लगेंगी या ऐसा करने लगेंगे आप लोग, तो आपका उत्तर ही बल्कि अच्छा नहीं होगा, बल्कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। हर एक चीज़ में आप सोच कर ही जवाब दे पाएंगे। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि मैं कोई भी आंसर देखता हूँ तुरंत उसका जवाब दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता। हर एक आंसर के पीछे मेरी थिंकिंग प्रोसेस होती है। आप लोगों को मैंने सोचिए कल का आंसर भेजा, तो आज ही से मैं सोचने लगा कि इसमें इतने सारे पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, और वो मेरे पूरे दिन के चिंतन में शामिल होता है। चाय बना रहा हूँ तो भी शामिल है, नहा रहा हूँ तो भी शामिल है कि अच्छा ये आंसर का जवाब देना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आप वॉशरूम में होते हैं, खासतौर पर मेरे साथ जब वॉशरूम में मैं हुआ, तो वहाँ अचानक से मान लीजिए मैं आप ही लोगों को क्वेश्चन को सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं ना कि इसमें सत्यनिष्ठा वाले में अगरतला के डीएम को भी डाल सकते हैं। अभी अच्छा आज एक वुमेन के साथ रेप का केस हुआ है, उसको भी डाल सकते हैं, वो लोग बांग्लादेश से अपराधी आए थे। मतलब हर चीज़ को लिंक करो, इंटरलिंक करो उसमें एक दूसरे से, तब देखना आपकी आंसर राइटिंग करने की जो कैपेसिटी है बहुत बेहतरीन होगी। देखिए सब कुछ आपके अंदर है। आप लोग हमेशा मुझसे ये कहते हो कि सर मैं आंसर नहीं लिख पाती हूँ। ऐसा नहीं कि आप लिख नहीं पाते, बशर्ते ये ना कि आप अंदर से निकाल नहीं रहे हो। आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन निकाल नहीं रहे हो बाहर। जैसे हमारे यहाँ उस पे वेदों में, पुराणों में एक बात आती है कि हम लोग पढ़ते तो सब कुछ हैं, जितने भी वेद हैं सबको कंठस्थ कर लिया, बट उसको निकाला नहीं। यानी कि हमने सांस ले ली, लेकिन सांस को अगर कहा जाए कि बाहर निकालो तो बड़ा दिक्कत होती है। तो वही काम आपको करना है कि आप अंदर से सारी चीज़ें निकालो,
जितना भी आपने पढ़ा है रिसर्च करो उस पर, तब एक आंसर को लिखो। वन नेशन वन कार्ड योजना से रिलेटेड गूगल में आर्टिकल पढ़ डालो 2-3, फिर उसके बाद सोचो, चुनौतियां अलग अलग देख लो, लाभ अलग अलग देख लो, तब आपको देखना बेहतरीन तरीके से एक आंसर लिख पाओगे। और जिस दिन आप लोगों ने एक एक आंसर पे 2-2 घंटे खपाने शुरू कर दिए, एक आंसर पे 2 घंटा कह रहा हूँ, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, एक आंसर पे अगर आप लोग 2 घंटा खपाना शुरू कर दिए, 3 घंटा लगा दिए, तो यकीन माना जिंदगी में जब 20 आंसर आप लिखोगे ना तो 3 घंटे में लिख डालोगे। आप लोगों को लग रहा हो सर ऐसे कैसे हो सकता है, एक आंसर पे 3 घंटा खपाएंगे और 20 आंसर हम 3 घंटे में लिख लेंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब तक आपकी थिंकिंग प्रोसेस बन जाती है। आपने मान लीजिए 100 आंसर लिखे 3 घंटे खपा के, यानी कि आपने 300 घंटे वेस्ट कर दिए। ऐसा नहीं होता वो 300 घंटे, उन 300 घंटे ने आपके दिमाग के एक एक कल पुर्जे को खोल दिया। गाड़ी इतनी स्मूथ चलने लगी कि कोई भी अगर आपको हल्का सा टच करेगा ना, आंसर अपने आप लिख जाएगा। तो यही चीज़ करना है, अभी मेहनत जितनी लगे लगाओ। ऐसा नहीं है आप लोग सोचते हो ना कि एक आंसर हमें आज ही 10 मिनट में लिखना है, नहीं लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, आप बताइए कोई बच्चा जन्म लिया, माँ ने किसी बेबी को जन्म दिया, अब बेबी बेचारा छोटा सा है, ठीक है, अब माँ अगर ये सोच ले रो क्यों रहा है, इसको मारो अभी, अरे भाई इतना समझदार थोड़ा ना वो भी, वो तो बच्चा है ना। आप सोचो जब आप बच्ची थी तो आप तो नाक भी चुआती थी, वो तो बेचारा फिर भी ठीक है, या वो बेचारी फिर भी ठीक है। ये अगर थिंकिंग आ जाए ना तो बच्चे को बचपन में भी कोई ना मारे और बुढ़ापे तक भी कोई ना मारे। लेकिन होता क्या ना, हम उसी दिन सोच लेते हैं कि बच्चा अभी मेरे जैसा क्यों नहीं है, जैसे मैं चुप हूँ ये क्यों नहीं चुप है। तो ये होना चाहिए, उसको भी समय लगा, धीरे धीरे समझ पाए। एक स्थिति ऐसी आई कि वो आपके सामने रो भी नहीं सकता है, आपको अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता पाता है। तो सोचो ना ऐसी क्यों स्थिति आती, क्योंकि वो समय बिताता रहता है अपने साथ धीरे धीरे। तो वैसा ही आप भी अपने साथ समय बिताइए, एक उत्तर को लिखने में समय लगाइए। उत्तर को अगर आप समय लगाएंगी, समय देंगी, तो धीरे धीरे उत्तर आपको समझ जाएगा कि अच्छा मैडम साहिबा हमारे ऊपर वेट कर रही हैं, ये सज्जन महोदय हमारे ऊपर इतना वेट कर रहे हैं, तो चलो इनको अच्छा बेहतरीन आंसर बता देते हैं। और आप यकीन मानिए उत्तर आपसे बोलता है कि आप ऐसे लिख सकती हैं हमको, तो वही आप काम करिए। आप थोड़ा समय लगाइए, 2 घंटा 3 घंटा, इसीलिए तो आपको 2 आंसर देते हैं कि आप 6 घंटे में 2 लिख कर दिखाइए ना। हम कौन कह रहे हैं कि आप 15 मिनट में आंसर हमें भेजिए, क्विज तो चल नहीं रहा, कंपटीशन तो है नहीं। तो आप यही काम करिए, तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। नहीं तो ऐसे नॉर्मल है उत्तर अभी, और नॉर्मल यूपीएससी नहीं कहती, यूपीएससी कहती कि इतना भी जनरलाइज मत लिख दो कि समझ में ही ना आए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गई होंगी कैसे इन पॉइंट्स को सही से लिखना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।